हाँ जी, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज का ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है उनके लिए जिनको सीखना था कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, जो थोड़ा बहुत एसेंशियल कॉन्सेप्ट को यूज़ करना चाहते हैं और उसको यूज़ करके अच्छा खासा ट्रेड निकालना चाहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अच्छे तरीके से समझेंगे कि मार्केट इम्बैलेंस क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, बुलिश वर्सेस बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। उसके बाद हम समझेंगे कि फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक को मिक्स कैसे करते हैं। हम लाइव चार्ट में भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है, जो हमारे जो पुराने ट्रेड्स हैं जो हमने फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे लिया है मार्केट में, वो सारे ट्रेड्स हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें हम कुछ पॉजिटिव या कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट होगा मार्केट में वो आपको देखने को मिलेगा। ये सारे हमारे ट्रेड्स हैं जो हमने कैप्चर किया है ऑन द बेसिस ऑफ फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो ये जो है वो एक स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, आज हम इस वीडियो में प्रॉपर समझेंगे कि फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कैसे करते हैं। हर ऑर्डर ब्लॉक या हर फेयर वैल्यू गैप काम नहीं करता। ठीक है, तो कौन सा ऐसा फेयर वैल्यू गैप है जो हमारे लिए इफेक्टिव है, या फिर कौन सा ऐसा है जो अब मिटिगेटेड हो चुका है, अब उसको यूज नहीं करना है। ये सारी चीजों को हम बहुत बेसिक से समझेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट काफी अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, मार्केट इम्बैलेंस क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज समझते हैं, जो मार्केट चलता है, ठीक है, जब मार्केट मूव करता है एक किसी भी स्ट्रक्चर में, जैसे अगर हम हायर हाइज और हायर लोस का स्ट्रक्चर फॉरवर्ड करके देखते हैं, ठीक है, तो मार्केट एक डायरेक्शनल मूव देता है कभी भी। ठीक है, तो जब मार्केट चल रहा है तो एक सर्टेन पॉइंट पर आता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये वाला लेवल मान लेते हैं। ठीक है, मार्केट इस लेवल पर आया, या हम इस लेवल को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, अब ये सब वो लेवल्स है ना जहां पर बड़े प्लेयर्स या फिर बायर्स, नॉट बड़े प्लेयर्स, हम लोग बड़े प्लेयर्स जैसा वर्ड वगैरह यूज नहीं करेंगे, हम लोग बस ये बोलेंगे जहां पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, इंटरेस्टेड होते हैं बाइंग एंड सेलिंग करने के लिए, तो उनके कुछ ऑर्डर्स लगे होते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट रिएक्ट करके यहां से यहां पहुंचा, ठीक है, बट यहाँ पर कुछ लोगों का जो होगा वो ऑर्डर लगा होगा, ठीक है, इस स्पेसिफिक जगह पर। जो कुछ लोग हैं जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, वो कोई भी हो सकता है, हम और आप भी हो सकते हैं अगर हमारे पास उतना कैपिटल है तो बेसिकली। तो यहाँ पर जो कुछ लोग हैं ना वो इंटरेस्टेड होंगे, वो अपना ऑर्डर प्लेस करके बैठे होंगे, बट मार्केट एक सर्टेन मूव दे देता है जिसकी वजह से उनका जो ऑर्डर है वो फुलफिल नहीं हो पाता है। ठीक है, तो मार्केट इस जो इम्बैलेंस है, ठीक है, जैसे यहाँ पर ऑर्डर लगा हुआ है और मार्केट अचानक से यहाँ पहुंच गया एक स्पेसिफिक पॉइंट से ऊपर, ठीक है, तो मार्केट उस जगह पे जहां पर ऑर्डर पड़ा हुआ है ना वापस आता है उस बड़े ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए, ताकि मार्केट एक सही डायरेक्शनल मूव कैप्चर कर सके। तो ये जो डायरेक्शन है ना, जो डायरेक्शन चल रहा है मार्केट में, उस डायरेक्शन में जो ऑर्डर्स पेंडिंग होते हैं ना, जो फुलफिल नहीं हो पाते हैं, हम जनरली उन्हीं को क्या बोलते हैं, इम्बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, यही इम्बैलेंस को हम अलग नाम से फेयर वैल्यू गैप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मार्केट में देखिए टेक्निकल्स बेसिकली बहुत सिंपल लैंग्वेज में बनाया जा चुका है। ठीक है, अब लोग उसको अलग अलग नाम दे देते हैं, अलग, जैसे फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस जनरली होते सेम ही है लेकिन अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अलग अलग नाम से चीजों को जाना जाता है, बस कॉन्सेप्ट सबका सेम होता है। ठीक है, तो अब इस पॉइंट, ये जो स्पेसिफिक पॉइंट है जहां पर ऑर्डर पेंडिंग था, यहाँ पर मार्केट रिएक्ट करके नीचे आता है और नीचे आने के बाद यहाँ से वापस से बाइंग करने के लिए प्लान करता है। वो जो बड़े प्लेयर्स का बैलेंस अमाउंट रहा, मतलब जो बड़ा ऑर्डर प्लेस रह गया था उसको फुलफिल करने के लिए आता है। इसी को हम मार्केट में इम्बैलेंस बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको इम्बैलेंस समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम आगे जाकर के सारा फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना सीखेंगे। ठीक है, अब जो इम्बैलेंस है ना, वही वो एक तरीके से हमारे लिए फेयर वैल्यू गैप का काम करता है, वो हम समझते हैं। तो इससे पहले फेयर वैल्यू गैप होता क्या है, फेयर वैल्यू गैप बनता कैसे है, उसको हम समझते हैं। ठीक है, अभी हम एक कैंडल का स्ट्रक्चर फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये कैंडल है, इसको मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन कलर, इसका कलर थोड़ा डार्क कर देते हैं। ठीक है, मैंने पहले से ये सब चीज प्रिपेयर करके नहीं रखा है, तो आप प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिएगा इस चीज के लिए। बट इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो जाएगा कि फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक कहाँ बनता है, कैसे बनता है, उसको यूज कैसे करते हैं, और कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हमें काम आएगा। तो इसका कलर मैं थोड़ा और डार्क कर देता हूँ ताकि कैंडल्स आपको अच्छी बनती हुई दिखे। ठीक है, अब हम इसको जो है वो उठा करके कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, हाँ जी, तो ये देखिए। अब हालांकि ये आपको देख के समझ में तो आ ही रहा होगा कि ये क्या है, ये एक
बुलिश स्ट्रक्चर है, मतलब प्राइस क्या कर रहा है, ऊपर जा रहा है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कैंडल्स के बारे में अच्छा खासा इंफॉर्मेशन है, मतलब अच्छा खासा नहीं, एटलीस्ट ओपनिंग क्लोजिंग और हाई लो का तो आपको पहले से नॉलेज होगा, मैं ये एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। अगर आपको नहीं है तो फिर आप बेसिकली हमारे कमेंट्स सेक्शन में जाकर के आप ये बताइएगा कि आपको इस पर्टिकुलर चीज पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, तो मैं वो आपके लिए भी बना दूंगा, जिसमें हम आपको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो कैंडल है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये चीजें पता है। तो अब इस एक कैंडल में फिलहाल क्या होता है, एक लो होता है, ठीक है, और एक होता है हाई, ठीक। ये आपको पता है, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको नंबरिंग दे देता हूँ, क्योंकि फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 3 कैंडल की जरूरत पड़ती है। तो मैं कैंडल्स को उनका नाम देता हूँ, कैंडल 1, कैंडल 2 और कैंडल 3, ठीक है, सॉरी 3। तो मैं इन 3 कैंडल्स को 1, 2 और 3 के कैटेगरी में डालता हूँ, ठीक है। तो अब किसी भी फेयर वैल्यू गैप, बेसिकली हम अभी बुलिश फेयर वैल्यू गैप के बारे में बात कर रहे हैं, तो फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए ना हमें पहली कैंडल को देखना होता है, पहली कैंडल का हाई और लो, ठीक है। तो पहली कैंडल का सबसे पहले हमें हाई मार्क करना है, ठीक है। अब पहली कैंडल का हाई मार्क करने के बाद हम सेकंड कैंडल को एज इट इज छोड़ देंगे, उसमें हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। फिर हम मार्क करेंगे थर्ड कैंडल का लो, और थर्ड कैंडल का लो, और सेकंड कैंडल का सॉरी फर्स्ट कैंडल का जो हाई है वो, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि फर्स्ट कैंडल के हाई में, सेकंड कैंडल के लो में एक गैप बना हुआ है, ठीक है। अब जनरली ये गैप जो होता है ना, इसी गैप को हम एज अ फेयर वैल्यू गैप आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। ये मेरे लिए क्या बन जाता है, यही मेरे लिए एक फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। इसका मतलब ये है कि जो प्राइस है वो यहाँ पर, जो ऑर्डर पेंडिंग है वो यहाँ पर, ये दोनों कैंडल्स के बीच में, फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में ये जो गैप है ये अभी पेंडिंग है, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऑर्डर पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो मार्केट कैसा रिएक्ट करेगा ना, मार्केट को रिएक्ट करने के लिए मार्केट ऊपर जाएगा और फिर इस ऑर्डर, इस फेयर वैल्यू गैप पर आएगा, और ये जो पेंडिंग ऑर्डर्स, यहाँ पर पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, उनको फुलफिल करेगा और वापस से अपने डायरेक्शन में रिएक्ट करेगा। कुछ ऐसा हमारा जो है वो फेयर वैल्यू गैप काम करता है, ठीक है। ये हो गया एक तरीके से बुलिश फेयर वैल्यू गैप। इसमें आपको ध्यान ये देना है कि हम सेकंड कैंडल का जो यूज है वो नहीं करते हैं, ठीक है। सेकंड कैंडल को बस हम एज अ गैप मेजर करने के लिए रखते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, पहला कैंडल और तीसरा कैंडल, आपको ये ध्यान जरूर देना है कि पहले कैंडल और तीसरे कैंडल के बीच में गैप होना चाहिए। अगर ये ही सेम चीज, ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ से फर्स्ट कैंडल को उठा करके ऊपर कुछ ऐसा करता हूँ, ठीक है, कुछ इस टाइप का, और थर्ड कैंडल में भी मैं इसका लो जो है वो और थोड़ा नीचे करता हूँ, ठीक है। तो अब ये जो है ये एक मिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए, इसमें पहली कैंडल का जो हाई है, ठीक है, ये हाई पॉइंट है, वो थर्ड कैंडल के लो पॉइंट से मिटिगेट हो चुका है। अगर मैं अब इसको मार्क करूं तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर कोई भी पेंडिंग ऑर्डर्स नहीं पड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है वो ऑलरेडी जो है वो मिटिगेट हो चुका है, मतलब कोई भी पेंडिंग ऑर्डर यहाँ पर नहीं है। तो ये हमारे लिए एक फेयर वैल्यू गैप का काम नहीं करेगा, ठीक है। तो इस टाइम पे हम यहाँ पर कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं ढूंढेंगे, ये हमें अच्छे से ध्यान देना है। ये तो हमने बात कर लिया बुलिश फेयर वैल्यू गैप के कंडीशन में। अब हम बात करते हैं बेरिश फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। ये बाइंग साइड के, अब इसका डायरेक्शन क्या होता है, मार्केट रिवर्स करेगा और अपने फेयर वैल्यू गैप पर आएगा, और वापस आकर के यहाँ से सेम डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मार्केट जा रहा था उस डायरेक्शन में आएगा। अभी हम इस पे और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे लाइव एग्जांपल के साथ, ठीक है। अब हम इसको एक दूसरे एग्जांपल के साथ देखते हैं कि बेरिश जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। तो हम इसको मार्क कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट इसको हमको कॉपी करना होगा, ठीक है। कॉपी करके हम यहाँ पर इसको लाते हैं। सो तो पहले तो हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि बेरिश कैंडल्स जो होती हैं वो जनरली हमें रेड कलर से देखने को मिलती हैं। तो हम इसका कलर रेड करते हैं और इसको एज अ स्ट्रक्चर हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। चाहे बुलिश हो या बेरिश हो, हमें हमेशा 3 कैंडल्स की ही जरूरत पड़ेगी अपने फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। तो हम वापस से तीनों कैंडल को मार्क कर लेते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये कैंडल 1 हो गया, कैंडल 2 हो गया,
और ये हो गया हमारा कैंडल 3। ठीक है, तो अब यहां पर देखिए सेम चीज जो हमारे लिए पहले काम कर रही थी, जो हमारे लिए पहले अप साइड के डायरेक्शन में काम कर रहा था, वही सेम चीज अब हमारे लिए डाउन साइड के डायरेक्शन में काम करेगा। तो ये हो गया हमारा पहला कैंडल। और जैसा हमने अभी तक सीखा है कि हमें दूसरे कैंडल को टच भी नहीं करना है, और ये हमारा तीसरा कैंडल। तो अब हमें जो मार्क करना है वो है पहले कैंडल का लो। ठीक है, ये हमारे लिए एज अ पहले कैंडल का लो बन गया। ठीक है, इसी के साथ हमें तीसरे कैंडल का हाई मार्क करना है। ठीक है, अब हमें दिख रहा है कि हाँ, पहले कैंडल और तीसरे कैंडल के बीच में एक प्रॉपर गैप है। ठीक है, अब इस गैप को हम मार्क करेंगे, और यही गैप जो है वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, एक फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। ठीक है, यही गैप मेरे लिए एक फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। और जब मार्केट वापस से इस जगह पर आएगा, मतलब यहाँ पर जो पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े हुए हैं, मार्केट उस पेंडिंग ऑर्डर को लेने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आएगा और वापस उस सेम डायरेक्शन में जाएगा। अब ये मार्केट ऐसा क्यों करता है? क्योंकि देखिए मार्केट जो है वो कभी भी स्मॉल जो रिटेलर्स होते हैं, ठीक है, उनको लेकर के अपने बड़े डायरेक्शन की तरफ नहीं जाता। ठीक है, वो हमेशा रिटेलर्स को साइड करता है। तो ये जो कैंडल बनी है, ठीक है, इस कैंडल के बाद मार्केट जब ये नीचे आने की तरफ आएगा, ठीक है, जब ये नीचे आएगा तो यहाँ पर बहुत सारे जो रिटेलर्स है ना, वो घबरा जाएंगे। अब वो क्या करेंगे, वो उस फोमो में आकर के अपने ट्रेड्स को क्लोज करने लगेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि मार्केट जो है वो रिएक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, तो हो सकता है कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो चेंज हो जाए। बट मार्केट का ट्रेंड एक दो सिंगल कैंडल में ट्रेंड चेंज नहीं होता, आपको भी पता है। तो इस डायरेक्शन में मार्केट क्या करता है, पहले इस ये करके रिटेलर्स को मार्केट से बाहर निकालता है, फिर जो पेंडिंग ऑर्डर्स पड़े होते हैं उनको कंप्लीट करके वो अपने डायरेक्शन में वापस से मूव करता है। ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पर भी होता है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक में। ठीक है, सॉरी, बेरिश फेयर वैल्यू गैप में मार्केट क्या करता है, फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में एक गैप बनाता है, और उस गैप को मार्केट फुलफिल करने जब आता है तो लोगों को लगता है यहाँ पे कि बाइंग आ गई है, मार्केट से निकल जाना चाहिए, तो रिटेलर्स इधर 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 कहीं से भी निकल करके मार्केट को एग्जिट करते हैं। और फिर जब फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस आता है, यहाँ पर जो ऑर्डर पेंडिंग पड़े होते हैं, जो इम्बैलेंस होता है, वो क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है, और मार्केट अपने डायरेक्शनल मूव देता है। तो आई होप आपको बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा कि फेयर वैल्यू गैप होता क्या है एक्चुअली। ठीक है, अब बुलिश और बेरिश फेयर फेयर वैल्यू गैप में आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि ये बेसिकली ये डायरेक्शनल जो है ये अप साइड का दिखाता है, और ये जो है ये डाउन साइड का आपको डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक की। ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक भी जनरली क्या होता है कि हमारे फेयर वैल्यू गैप से ही बनता है। जिस भी कैंडल के बीच में, ठीक है, जिस भी कैंडल, जैसे ये हमारी पहली कैंडल, दूसरी कैंडल और तीसरी कैंडल, फिलहाल हम जो है वो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बात करें। ठीक है, तो ये जो पहली कैंडल और ये दूसरी कैंडल और ये तीसरी कैंडल, ठीक है, तो ये जो दूसरी कैंडल का जो नीचे वाला कैंडल, मतलब हमारा पहला वाला कैंडल है, मतलब कि जो हमने यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप को मार्क किया है। ठीक है, तो ये जो मेरा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है ना, यही फेयर वैल्यू गैप की जो नेक्स्ट जो प्रीवियस कैंडल होगी, ठीक है, नॉट नेक्स्ट कैंडल, जो प्रीवियस कैंडल होगी, यानी कि मेरी ये पहली वाली कैंडल, ठीक है, इस पहली वाली कैंडल को हम एज अ ऑर्डर ब्लॉक ट्रीट करेंगे। ठीक है, हम इस वाले कैंडल को एज अ ओबी, ओबी मतलब ऑर्डर ब्लॉक, हम इसको एज अ ऑर्डर ब्लॉक ट्रीट करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा बुलिश के स्ट्रक्चर में। बेयरिश स्ट्रक्चर में भी यही सेम चीज होता है, मतलब जो भी हमारा फेयर वैल्यू गैप बना है, यानी कि जो सेकंड कैंडल होता है उसके जो प्रीवियस कैंडल है, यानी कि फर्स्ट कैंडल, ठीक है, फर्स्ट कैंडल के केस में ये हमारा एक फर्स्ट कैंडल है, तो ये जो फर्स्ट कैंडल है वो हमारे लिए एज अ ऑर्डर ब्लॉक काम करेगा। ठीक है, अब यही सेम चीज फेयर वैल्यू गैप अप साइड, और ये फेयर वैल्यू गैप डाउन साइड है, और ये जो है फेयर वैल्यू, ये जो ओबी है वो अप साइड, और ये जो ओबी है वो डाउन साइड है। तो हमें हमेशा जो फेयर वैल्यू गैप है उसका जो प्रीवियस कैंडल है उसको मार्क करना है एज अ ओबी। ठीक है, अब इसमें भी हमें बहुत सारी चीज देखनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर इसके पहले एक और कैंडल बना होता, या फिर इसके बीच में एक और कैंडल बना होता, कुछ ऐसा। ठीक है, मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ इस चीज का, क्योंकि जनरली लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और सही से मार्क नहीं करके गलती कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर एक छोटा सा कैंडल बनाता हूँ, एक ग्रीन कलर का। ठीक है, सो कुछ कैंडल का कलर चेंज करते हैं, इस इस कैंडल को थोड़ा साइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो क्या रहा है ना कि यहाँ पर भी एक कैंडल बनी है। ठीक है, ये पहली कैंडल है, और ये दूसरी कैंडल है, ये तीसरी कैंडल है, और ये चौथी कैंडल है। ठीक है, तो अब लोग क्या कर, यहाँ पर गलती क्या हो जाती है ना लोगों से,
एक तो ये पहली कैंडल जो है, ठीक है, ये तो हमारे लिए फर्स्ट कैंडल एज ए ट्रीट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो सेकंड कैंडल है, ये जो आपको दूसरा कैंडल बनता हुआ दिख रहा है ना, लोग यहाँ पर गलती ये कर देते हैं ना कि आप इसी कैंडल को एज अ सेकंड कैंडल मार्क कर देते हैं, जबकि ये सबसे बड़ा गलती है। क्यों? क्योंकि ये जो सेकंड कैंडल है ना, वो हमारे इस फर्स्ट कैंडल के इनसाइड बना है, ठीक है। ये जो फर्स्ट कैंडल है, इसके इनसाइड में ये वाला जो सेकंड कैंडल है वो बना है, तो इसका मतलब ये कैंडल और ये कैंडल दोनों एक ही कैंडल है, ठीक है। हम कभी भी इस कैंडल को एज अ सेकंड कैंडल मार्क नहीं करेंगे। मैंने बहुत सारे लोगों को ये गलती करते हुए देखा है, इसलिए मैं आपको ये चीज यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं ये चीज आपको लाइव मार्केट में भी दिखा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ये चीजें बहुत अच्छे से बैक टेस्ट करके रखी है, तो मुझे पता है कि ये जो सेकंड कैंडल है, वो आपका सेकंड कैंडल नहीं है, वो आपका एज अ फर्स्ट कैंडल ही ट्रीट होगा। तो अभी ये हमारे लिए फर्स्ट कैंडल ये है, सेकंड कैंडल ये है, और ये जो इनसाइड वाली कैंडल है वो फर्स्ट कैंडल का ही एक पार्ट है। तो सेकंड कैंडल को हम ट्रीट नहीं करेंगे, फिर हमारे लिए सेकंड कैंडल ये बन जाएगा। सेम यहाँ पर भी वैसा ही काम होता है, ठीक है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर हमारे लिए ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना है, तो हम इस फर्स्ट कैंडल का हाई और लो मार्क करेंगे, ये मेरे लिए एज अ ऑर्डर ब्लॉक होगा। और बहुत सारे लोग यहाँ पर इस वाले कैंडल, ये छोटी वाली कैंडल को अपना ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको इस इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना है। अब बात करते हैं फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक कंबाइंड कैसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको फेयर वैल्यू गैप समझ में आ गया बुलिश स्ट्रक्चर में, फेयर वैल्यू गैप समझ में आ गया बेरिश स्ट्रक्चर में, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक आपको मे भी समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आप वापस से वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, आप आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा बुलिश हो गया, यहाँ पर हमारा बेरिश हो गया, ठीक है। अब ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप एक साथ कैसे काम करता है, इस चीज को समझते हैं, ठीक है। जब भी हम यहाँ पर इस कैंडल को हटा देते हैं, क्योंकि अभी हम सारा चीज बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव बात कर रहे हैं, तो अभी नेगेटिविटी को थोड़ा साइड करते हैं। तो ये हमारा पहला कैंडल हो गया, ये हमारा दूसरा कैंडल हो गया, ये हमारा तीसरा कैंडल हो गया। पहले और तीसरे कैंडल के बीच में हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप है। हमें पता है कि उस फेयर वैल्यू के जस्ट नीचे वाली कैंडल, जब प्रीवियस कैंडल जो होगी वो हमारे लिए क्या हो जाती है, एज अ ऑर्डर ब्लॉक हो जाती है, ठीक है। तो मार्केट का जो काम होता है ना, वो अपने फेयर वैल्यू गैप पे या तो फिर ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो भी हमारे लिए एक फेयर वैल्यू गैप के जैसा ही काम करता है, मतलब रिवर्सल का ही काम करेगा। मतलब अगर प्राइस अपने फेयर वैल्यू गैप पर आया और ऑर्डर ब्लॉक तक आया, फिर ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस क्या करता है, वो फुल्ली कंप्लीट ऑर्डर को फुलफिल करता है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शनल मूव देता है, ठीक है। दोनों ही हमारे लिए एक रिवर्सल का ही काम करते हैं। जैसे मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर रिवर्स होकर के नीचे आना चालू किया, तो फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक भी आया, ऑर्डर ब्लॉक पर भी आएगा तो प्राइस ही रिवर्स होकर के अपने सेम डायरेक्शन जो कि पहले वो जा रहा था उसमें ही होता है, वो उसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि हम या तो फेयर वैल्यू गैप पर ट्रेड करें या तो हम ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड करें। कंफ्यूजन ये होता है कि हम ट्रेड करें तो करें कहाँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो कि मैंने बैक टेस्ट करके रखा है, मैं आपको वो बताता हूँ। ऑलमोस्ट 60%, ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने, क्योंकि मैं सारा चार्ट का नहीं बता सकता क्योंकि मैं जनरली गोल्ड में ट्रेड करता हूं, तो मैं गोल्ड के चार्ट का आपको ये चीज बता सकता हूं कि ऑलमोस्ट 60% टाइम मार्केट जो है वो फेयर वैल्यू गैप पर आता है, और फेयर वैल्यू गैप से ही क्या करता है, रिवर्स होकर के ऊपर चला जाता है, ठीक है। बहुत कम ऐसा देखने को मिलेगा कि आपको ऑर्डर ब्लॉक तक प्राइस आता हुआ दिखे। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक तक आने का वेट कर रहे हैं, तो प्राइस हो सकता है कि फेयर वैल्यू गैप पर ही आए और वहां से ही ऊपर चला जाए, ठीक है। जैसे अभी मैं आपको इस चीज का एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, जो मैंने कल एक ट्रेड लिया था, ठीक है। ये ट्रेड मैंने अपने कम्युनिटी में भी अपडेट किया था, जो कि मेरा स्टूडेंट्स ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्राइस काफी अच्छा रिएक्ट कर रहा था, ठीक है। इस रिएक्शन के केस में ये देखिए, ये जो पहली कैंडल है मेरे लिए, ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छा और क्लियर दिखे, ठीक। चलिए, ये मेरे लिए एक पहली कैंडल हो गई। अब क्योंकि ये कैंडल और ये कैंडल, सारी कैंडल एक साथ बनी हुई है, तो मैं इस वाले कैंडल को भी एज अ फर्स्ट कैंडल मार्क कर सकता हूँ, वरना मैं ये वाला हाई भी मार्क कर सकता हूँ। मैं दोनों में से कोई सा भी एक कैंडल को अपना हाई मार्क कर सकता हूँ ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने के लिए, ठीक है। फिलहाल मैं इस वाले कैंडल को फर्स्ट कैंडल मान रहा हूँ, इस वाले कैंडल को सेकंड कैंडल मान रहा हूँ, और इस वाले कैंडल को थर्ड कैंडल मान रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए अभी मैं इसको थोड़ा सा साइड करता हूँ। तो मेरे लिए क्या है, ये जो फर्स्ट कैंडल है इसका जो हाई है, या मैं इसका ही मान लेता हूं अगर, तो ये मेरा जो है ये एक हाई है, और ये जो थर्ड कैंडल मेरे लिए है ये इसका एक लो है, ठीक है। अब ये जो हाई है और ये जो लो है, मुझे पता है कि इन दोनों के बीच में ही क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप होता है, जो कि हम मार्क कर सकते हैं एज अ फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। इसको हम एज अ फेयर वैल्यू गैप हमने मार्क कर लिया, और हमें पता है कि इसका जो प्रीवियस कैंडल होता है वो मेरे लिए एज अ ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो हम इसको अगर ऑर्डर ब्लॉक की तरह मार्क करके बैठे,
ठीक है, गलत नहीं है इसको मार्क करना, ये बिल्कुल आप मार्क कर सकते हैं। हमने यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप भी मार्क किया, हमने यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क किया, प्राइस अपने डायरेक्शन में गया, फेयर वैल्यू गैप पर आया, ठीक है, फेयर वैल्यू गैप पर आने के बाद रिएक्ट करता है और एक रेंज का ब्रेकआउट करके एक मोमेंटम आता है, ठीक है। तो अगर इस कंडीशन में अगर आप वेट करते हैं कि प्राइस अपने ऑर्डर ब्लॉक पर आएगा और फिर वहां से ऊपर जाएगा, तो मे बी आपका ये ट्रेड जो है वो मिस हो जाता, ठीक है। तो मे भी आपका ये जो ट्रेड है वो क्या हो जाता, मिस हो जाता। तो मेरा ये जो एनालिसिस है वो मैंने एनालाइज किया है गोल्ड के चार्ट पे कि ऑलमोस्ट 60% से 65 भी बोल सकते हैं, गलत नहीं होगा, ऑलमोस्ट 60 to 65% टाइम गोल्ड क्या करता है, अपने फेयर वैल्यू गैप पर आता है और वहां से ही क्या करता है, अपना डायरेक्शनल मूव देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ऑर्डर ब्लॉक पर आने का चांसेस बहुत कम होता है, ठीक है। बट मैं आपको एक चीज और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। अगर प्राइस, ठीक है, यहाँ पर अपने मैं इसको एक सिंगल कैंडल के फॉर्मेट में करता हूँ, ठीक है, वेट कीजिए 1 मिनट, ठीक है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप आया, मार्केट रिएक्ट किया और ऊपर की तरफ चला गया, ये हम अभी तक मान के चल रहे हैं फेयर वैल्यू गैप पे। अगर आप वेट करते हैं कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप पर ना आए और ऑर्डर ब्लॉक पर आए, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक पर आए और वहां से मार्केट ऊपर जाए, तो आप वेट बिल्कुल कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से गोल्ड के, मैं बाकी मार्केट के बारे में बात नहीं कर सकता या फिर मार्केट चार्ट के बारे में बात नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा पर्सनल जो ट्रेड्स बनते हैं ज्यादातर मैं इसको गोल्ड पे यूज करता हूं। तो आप अपने हिसाब से इसको निफ्टी या फिर किसी भी जगह पर अप्लाई करके बैक टेस्ट करके देखना पड़ेगा आपको वो, ठीक है। मेरे हिसाब से क्या है, जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आ पाता तो प्राइस क्या करता है, फेयर वैल्यू गैप से ही रिवर्स हो जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 60% टाइम हो जाता है। बट फिर भी अगर हम ये मान के चले कि बचा हुआ 40% में अगर मार्केट ऑर्डर ब्लॉक पर आता है तो ऊपर जाता है, तो हाँ बिल्कुल ऐसा होता है कि मार्केट आता है ऑर्डर ब्लॉक पर और वहां से ऊपर जाता है। बट इसमें मेरा एक और ओपिनियन है, ठीक है, कि जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, ठीक है, जहां से प्राइस को रिवर्स करना होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये देखा है। अब इसमें जो ऑर्डर ब्लॉक का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मैंने यहाँ पर एक बार एक चीज लिखता हूँ, ठीक है, वेट, मैं यहाँ पर अभी एक चीज लिखता हूँ, ठीक, कि अगर हम एफवीजी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो ऑलमोस्ट 60%, ठीक है, ऑलमोस्ट 60% टाइम काम करता है, ठीक है। बट हम अगर ओबी के बारे में बात करें, यानी कि ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बात करें, तो हम ये कह रहे हैं कि वो ऑलमोस्ट 40% काम करता है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट क्या करता है, 40% काम करता है, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। बट आप एक चीज समझिए, मैं सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक के बारे में एक बात बताता हूँ आपको, ठीक है। जो हमारा ओबी है, ठीक है, एक जो हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, वो इस 40% में जो कि हमने चार्ट पे देखा है ना, ये जो 40% में इस ऑर्डर ब्लॉक का जो चांसेस होता है रिएक्ट करने का, वो होता है 50 आउट ऑफ 50, 50-50 चांस होता है। यानी कि अगर प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पर आता है तो 50% चांस ही है कि यहां से ऊपर जाए और 50% चांस है कि वो इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट ना करके प्राइस क्या करे, नीचे के डायरेक्शन में अपना ट्रेड को कंटिन्यू करे, ठीक है। ऐसा आपको बहुत इजीली बहुत सारे चार्ट्स में देखने को मिल जाएगा और आप ये बैक टेस्ट करके देख सकते हैं, क्योंकि मैंने करके रखा है तो मुझे पता है ये चीजें, ठीक है। जब प्राइस ऑर्डर ब्लॉक पर आता है तो वो ऑलमोस्ट 50% ही उसका चांस होता है कि वो अपने ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाए। तो ज्यादातर उम्मीद यही होती है कि प्राइस जो है वो फेयर वैल्यू गैप से ही एक अच्छा डायरेक्शनल मूव पकड़ सकता है। बट अगर हम ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करते हैं तो हमें स्टॉप लॉस छोटा मिलता है ऑब्वियसली। अगर हम फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करें, क्योंकि अगर आप एंट्री और एग्जिट की बात करें, ठीक है, आप अगर एंट्री और एग्जिट की बात करें तो हम अगर फेयर वैल्यू गैप पर एंट्री प्लान करते हैं तो हमारा फॉर एग्जांपल हमारी एंट्री यहाँ बनती है, तो इस सिस्टमैटिक स्टॉप लॉस के साथ हमें ऑर्डर ब्लॉक के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाना होगा। और ये फैक्ट है कि आपका फेयर वैल्यू गैप के टाइम पे एंट्री में आपको एक बड़ा स्टॉप लॉस देना पड़ता है। बट वहीं पर अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करता है तो वो अपना स्टॉप लॉस बहुत हद तक कम कर सकता है, क्योंकि रिवर्सल ऑर्डर ब्लॉक से कहीं से भी आ सकता है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक पे यहां से भी रिवर्स आ सकता है, यहां से भी आ सकता है, और मे बी ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप भी कर सकता है। यानी कि प्राइस क्या करेगा, ऑर्डर ब्लॉक को नीचे से स्वीप किया, उसके बाद वो एक डायरेक्शनल मूव कैप्चर कर सकता है, तो ऐसा भी कर सकता है। तो ऑर्डर ब्लॉक जनरली अलग अलग रेशियो में काम करता है और अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको ये बैक टेस्ट करके देखना होगा कि कौन से टाइम फ्रेम पे कितने परसेंट की एक्यूरेसी आपको मिल रही है। तो अगर आप ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस आपका बहुत छोटा बनेगा, क्योंकि हमें जो स्टॉप लॉस मार्क करना है वो तो हमें ऑर्डर ब्लॉक के नीचे ही मार्क करना है। बट वही सेम चीज अगर हम फेयर वैल्यू गैप पर करते हैं, यानी कि अगर हम एफवीजी पे ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, तो हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा
बन सकता है, जो कि आपको हमेशा देखने को यही मिलेगा। ठीक है, तो आप वेट कर सकते हैं इस 40% के लिए, बट इस 40% में भी आपको 50-50% का चांस है कि प्राइस ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट करे या ना करे। ठीक है, बट ये तो काफी कंफ्यूजिंग है कि यार अगर 50% का ही चांस है तो हम क्यों वेट करें, और अगर हमने एफवीजी पे बाई किया और प्राइस अगर ऑर्डर ब्लॉक तक आ गया तो हमने तो हाई पे बाई कर लिया है और प्राइस और डिस्काउंटेड है। तो ठीक है, ये सारे डाउट्स हैं आपके, मुझे पता है। तो मैं इसको और आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन रहा है, जो मैंने मार्केट में ऑब्जर्व किया है, मैं उसके हिसाब से बताता हूँ। ठीक है, अभी मैं इसको हटाता हूँ। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से क्लियर है, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो आप फेयर वैल्यू गैप देख रहे हैं उसके नीचे ये जो आप ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हैं, ठीक है, ये ऑर्डर ब्लॉक का एक रेंज होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मेजर करूं, ये ऑलमोस्ट कितना है, हम यहाँ पर अगर पॉइंट्स के मेजरमेंट से देखें तो ये ऑलमोस्ट 13% का है। ठीक है, 12 या 13% का एक ऑर्डर ब्लॉक मैंने मार्क किया है। ठीक, तो अभी हमें बस एक चीज देखनी है ना कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक का हम 50% एरिया मार्क करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका 50% मार्क करें, ठीक है, अराउंड, ठीक है, ये एरिया, तो ये जो है हम ना इसको एज अ 50% एरिया मार्क कर लेते हैं। ठीक, तो अगर अब हमें देखना क्या है, अगर हम ऑर्डर ब्लॉक पे ही ट्रेड करना चाहते हैं, अगर हम फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड नहीं करना चाहते, मतलब अगर हमारा स्टॉप लॉस बड़ा बन रहा है ऑब्वियसली, तो अगर हम ऑर्डर ब्लॉक पर वेट करना चाहते हैं और हम ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड करना चाहते हैं, तो हमें ये चीज देखनी होगी ना कि हमारा जो प्राइस रिवर्स हो रहा है, ठीक है, वो इस ऑर्डर ब्लॉक के 50% एरिया से ऊपर में ही कहीं से रिवर्स होना चाहिए। ठीक है, अगर ये चीज, अगर ये जो रिवर्सल आपको दिख रहा है, ये जो 50% का एरिया आपको दिख रहा है, ठीक है, ये एरिया अगर और ज्यादा नीचे जाता है, ठीक है, तो वहां पर बहुत हाईली चांस है कि ये ऑर्डर ब्लॉक जो होने वाला है वो फेल होने वाला है। इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूं, मैं एक बार और रिपीट करता हूं कि अगर आप फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड नहीं करते हैं, हालांकि फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करना आपको ज्यादा अच्छा पड़ सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट मार्केट 60% टाइम मैंने बता रहा है। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है, ये कहीं पे हिंस प्रूव नहीं है कि ये एग्जैक्ट ऐसा ही होता है, ये मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज देखी है कि मार्केट में क्या हो रहा है, ये ऑलमोस्ट जो फेयर वैल्यू गैप है वो 60% के एरिया से जो मार्केट आता है वो, सॉरी हाँ, जो 60% टाइम जो है वो मार्केट फेयर वैल्यू गैप से ही रिवर्स हो जाता है। जैसा कि मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी दिखाया कि मार्केट यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक तक नहीं आया और वो चला गया। ठीक है, अगर मैं और एक दो ट्रेड यहाँ पे, तो मेरा जो है ऑर्डर ब्लॉक फेल हो गया था। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पर प्राइस एक ऑर्डर ब्लॉक बनाता है, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक बनाता है प्राइस, और ऑर्डर ब्लॉक पे बना करके यहाँ पर देखिए ऑलमोस्ट ये इसका 50% एरिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऑलमोस्ट ये 50% एरिया है, यहाँ से 50% एरिया का जैसे क्रॉस ओवर होता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड प्लान किया था, बट मैंने जैसा बताया कि अगर प्राइस ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंच चुका है ना, तो हाईली चांस यही होता है कि प्राइस अपने ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट ना करे और वो एक स्टॉप लॉस दे दे, जो कि मैंने यहाँ पर लिया है ना। मेरा स्टॉप लॉस गया क्यों, क्योंकि प्राइस ने अपने ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट नहीं दिया। तो अगर आपको एफवीजी पे ट्रेड मिलता है तो वो ज्यादा अच्छा होता है, ना कि ऑर्डर ब्लॉक पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर प्राइस क्या है, ये मैंने एज अ पहला कैंडल मार्क किया, ये दूसरा कैंडल मार्क किया और ये मेरा एज अ तीसरा कैंडल मार्क है। ठीक है, तो ये इस कैंडल और इस कैंडल के बीच में बहुत सारा गैप है। ठीक है, फेयर वैल्यू गैप जिसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं ये भी मार्क करूँ तो गलत नहीं होगा। ठीक है, ये मेरे लिए एज अ फेयर वैल्यू गैप है। अब तो ये मुझे पता है कि आप भी मार्क कर सकते हैं, प्राइस फेयर वैल्यू गैप पर आया, बट प्राइस ने फेयर वैल्यू गैप में से कहीं किसी भी कैंडल का रिवर्सल नहीं दिखाया। मतलब फेयर वैल्यू गैप पे प्राइस आया तो सही, बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप दिख रहा है किसी भी कैंडल का हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, एक भी कैंडल ने अपना हाई स्वेप नहीं किया है, सब ने एक हमेशा क्या किया है, लो, एक नया लो बनाया है। तो यहाँ पर कोई सी भी कैंडल मुझे रिवर्सल कैंडल नहीं बना दिखा रही है, इस वजह से मैंने यहाँ पर फेयर वैल्यू बेसिस पे ट्रेड नहीं लिया, मैंने एफवीजी के बेसिस पे ट्रेड यहाँ नहीं लिया, मैंने ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड लिया। क्यों, क्योंकि प्राइस ये जो है फेयर वैल्यू गैप के नीचे वाला जो कैंडल है, मतलब प्रीवियस कैंडल जो है वो ऑर्डर ब्लॉक होता है, ये क्या आपको समझ में आ ही गया, और प्राइस इस ऑर्डर ब्लॉक पर आकर के रिवर्स करता है और ऑलमोस्ट ये 50% एरिया से तो ऊपर ही है। अगर मैं इसको मार्क करूं, ये अगर ये है 3 पॉइंट, ठीक है, अगर 3 पॉइंट का है अगर, तो मैं इसको अगर 1.5 अगर मेजर करूं या फिर 2 भी मेजर करूं,
तो ये उससे ऊपर ही है, मतलब कि ये 50% एरिया से ऊपर है। मैं आपको ये सारी चीजें लाइव मार्केट में दिखा रहा हूं, तो आप समझ सकते हैं कि मैंने इस पे कितना मेहनत किया है, कितना बैक टेस्टिंग मैंने कर रखा है इस चीज को, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को जानना चाहते हैं तो ये देखिए यहाँ पर मार्केट क्या है, ये 50% एरिया से ऊपर है ही है। और मार्केट ने पहला हाई जो है वो यहाँ ब्रेक किया, दिख रहा है, ठीक है। पहला हाई जो है मार्केट ने, मैं और जूम कर देता हूँ, पहला हाई मार्केट ने देखिए यहाँ ब्रेक किया इस वाले कैंडल का, बट सस्टेन नहीं कर पाया, तो यहाँ पर कोई एंट्री नहीं बनती है। इस वाले कैंडल में मार्केट ने हाई ब्रेक किया और ये काफी जो है वो स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बट क्योंकि इसके प्रीवियस कैंडल में अच्छी खासी सेलिंग दिख रही थी, तो मैं इस कैंडल पर रिस्क नहीं ले सकता था, ठीक है। फिर मार्केट में जो एक बड़ी और एक पैनिक सेलिंग आई, ठीक है, जैसे कि ये वाली कैंडल में सेलिंग आई, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले कैंडल का हाई ब्रेक होने का वेट करूं तो यहां से मेरी जो है वो एंट्री है वो प्लान हो सकती है, ठीक है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट आता है, सस्टेन करता है, या तो आप सस्टेन करने पे ट्रेड ले सकते हैं या फिर आप ब्रेकआउट पे ही ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने एक अच्छे खासे सेलिंग कैंडल को ब्रेक करके हाई में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो यहां से आप ट्रेड कर सकते हैं, और ये पूरा ट्रेड जो है वो ऑर्डर ब्लॉक के बेसिस पे ही है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें ऑलमोस्ट 1:2 का टारगेट मिला है। वैसे तो मिलता देखिए बहुत बड़ा टारगेट है इसमें, ठीक है, बट मैं आपको कोई भी रिकमेंडेशन ये नहीं कर रहा हूँ कि आप 1:10, 1:5, 1:15 तक का वेट कीजिए। आप बेसिक सा देखिए 1:1 पकड़िए, 1:2 पकड़िए, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ थोड़ा सा अपने एक्यूरेसी को पहले बिल्ड कीजिए, उसके बाद बड़े ट्रेड्स हमें मिलने लगेंगे ऑटोमेटिक। तो आप 1:2, 1:1, 1:3 के ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप ट्रेड यहाँ से कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही आपको हर बार फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिलेगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हर फेयर वैल्यू गैप या फिर हर ऑर्डर ब्लॉक काम करता है, ये हमें देखना होगा कि कौन सा फेयर वैल्यू गैप या फिर कौन सा ऑर्डर ब्लॉक काम करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था जहां पर प्राइस वापस आता है, तो कुछ टाइम पास करता है, फिर उसके बाद एक मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप इसी बेसिस पे बहुत सारे टाइम आप देख सकते हैं, यहाँ पर कहीं ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, प्राइस वहां से नीचे गिरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर बना हुआ था, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। और भी आप ये देखिए यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था जो कि फेल हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऑलमोस्ट देखेंगे तो किसी भी जगह से वापस से रिवर्सल नहीं आया, ठीक है। और मैं अगर आपको पास्ट में लेके जाऊं, जहाँ पर मेरा कोई सेटअप बना था, तो वो और यहाँ है एक सेटअप यहाँ बना था, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ऑलमोस्ट 1:2.5 का ट्रेड मिला है, ठीक है। ये सारे वो ट्रेड्स हैं जो मैंने खुद कैप्चर किए हैं, ठीक है। इस पे ऐसा ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू के बेसिस पे ही सारे ट्रेड्स अभी तक तो मैं मार्क करते आ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए आपको एक अच्छा खासा ट्रेड देखने को मिल रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट 1:5 का। बट हमें शुरुआत में 1:2 तक का ही अपना स्टॉप लॉस और टारगेट का को मेजर करना है, ताकि एक अच्छे रिस्क मैनेजमेंट के साथ हम क्या कर सके, अपने ट्रेड को कंटिन्यू कर सके, ठीक है। बड़े टारगेट्स के लिए वेट करने पे ना क्या हो सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, कि यार कब होल्ड करें, कब एग्जिट करें। तो फिलहाल आप अपना माइंडसेट इतना स्ट्रांग रखिए कि जैसे ही 1:2 मिलता है हमें मार्केट से निकल जाना है, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केट 200% चला जाए, 300% चला जाए, हमें जब भी एंट्री करनी है वो हम अपने अपने डिसिप्लिन और रिस्क एपेटाइट के साथ ही करेंगे। या तो फिर अगर आपको लॉन्ग ट्रेड पकड़ना ही है, तो मैं आपको बहुत छोटे से पॉइंट पे आपको समझा दूं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, तो मैं इसको बहुत ज्यादा नहीं खींचूंगा। तो आप बस एक छोटा सा पॉइंट मेजर कीजिए कि हमेशा जब भी आपको कोई भी ट्रेड को लंबा कैप्चर करना है, यानी कि आपको 1:15, 1:5, 1:10 तक का ट्रेड कैप्चर करना है, तो आप बस क्या कीजिए, जो भी लॉट साइज आप ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं फॉरेक्स ज्यादा ट्रेड करता हूं, तो मैं उसके हिसाब से बात कर देता हूं कि अगर आप 0.5, 0.1 के कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करना है आपको कि आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अपना जो ट्रेड है वो 50% स्क्वायर ऑफ कर देना है 1:2 आते ही, ठीक है। 50% स्क्वायर ऑफ करने के बाद आप ऑलमोस्ट क्या हो चुके हैं, रिस्क फ्री हो चुके हैं, ऑलमोस्ट क्या आप हो चुके हैं प्रॉपर तरीके से रिस्क फ्री। ओवरऑल तो आप प्रॉफिट में ही रहेंगे, और बचे हुए जो आपके जो पोजीशन है उसको आपको कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर किसी भी एक सर्टेन लेवल पे 1:1 के लेवल पे ला करके, जहां पर भी एक आपको एक अच्छा खासा स्विंग देखने को मिल रहा हो, ठीक है। स्टॉप लॉस कहीं पे भी मेजर नहीं करते हैं, मार्क नहीं करते हैं या फिर ट्रेल नहीं करते, एक अच्छे स्विंग पे उसको मार्क किया जाता है। तो जहां पे भी आपको एक अच्छा रिवर्सल या फिर स्विंग दिख रहा हो, अपना 1:1 हो सकता है, 1:1.5 हो सकता है, आप वहां पर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। और जैसे जैसे मार्केट अपना बिहेवियर दिखाता है, एक मोमेंटम देता है, उस अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं आप, अपने स्टॉप लॉस को और ज्यादा ट्रेल करते 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 आप जाकर के एक सर्टेन पॉइंट पे 1:5, 1:6, 1:8 तक के ट्रेड को कैप्चर कर सकते हैं। बट फिलहाल अगर आप
नए ट्रेडर हैं तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फॉरेक्स ट्रेड करें तो 0.01 लॉट से ऊपर नहीं जाना है। और 0.01 लॉट वाले इस चीज को तो नहीं कर सकते हैं कि आप एसएल ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो भी अपना कॉस्ट टू कॉस्ट करने के बाद। तो ये आप 0.01 लॉट तक नहीं कर सकते क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है। आप करने को करेंगे बट ये आपको एज अ प्रैक्टिकल नॉलेज या फिर प्रैक्टिकलिटी के सही हिसाब से ये चीज सही नहीं काम करेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा, जिसमें मैंने आपको ये सारी चीजें बताई कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक कैसे काम करता है, फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक को मिक्स करके कैसे काम करते हैं, कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो बिगनर्स करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था कि जो प्राइस मिटिगेट हो चुका होता है उसके बाद भी हम मार्क करते हैं। इन बिटवीन मैंने एक कैंडल बताई थी यहाँ पर, जो कि फर्स्ट कैंडल और सेकंड कैंडल के बीच में एक कैंडल थी, उसको भी लोग बहुत सारे लोग मार्क कर लेते हैं। तो एज अ बिगिनर वो सारी चीजें हमें मार्क नहीं करनी है। मैंने आपको सिर्फ सिंपल तरीका बताया कि आपको तीन कैंडल मेजर करना है, पहला कैंडल, दूसरा कैंडल और तीसरा कैंडल। इन तीन कैंडल के इन बिटवीन, मतलब फर्स्ट कैंडल के इन बिटवीन अगर कोई कैंडल है, मतलब इन साइड में कोई कैंडल है, तो वो कैंडल हमारे लिए यूजलेस है। वो कैंडल को हम फर्स्ट कैंडल के जैसा ही ट्रीट करेंगे, उसको कोई अलग से ट्रीटमेंट नहीं देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बस पहला कैंडल और तीसरा कैंडल को अपना जो फेयर वैल्यू गैप है उसको मार्क करने के लिए यूज कर रहे हैं, और फेयर वैल्यू गैप के प्रीवियस कैंडल को हम लोग ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, जो यहाँ पर काम कर रहा है। अब आपको ये चीज अच्छे से बैक टेस्ट करके देखनी है। मैंने तो जो बैक टेस्टिंग करके रखा है, मैंने आपको वो चीज बहुत अच्छे से समझाया कि 60-40 का रेशियो आप लेके चल सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपको देखना है तो 60% टाइम मार्केट अगर फेयर वैल्यू गैप पर आता है तो वहां से रिवर्स करके ऊपर अगेन चला जाता है, और 40% टाइम जब ऑर्डर ब्लॉक पर आता है तो 40% टाइम में भी 50-50 का रेशियो होता है कि 50% चांस है कि ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस ऊपर जाए और 50% चांस है कि ऑर्डर ब्लॉक को फेल करके प्राइस नीचे चला जाए। मैंने फेल का भी एग्जांपल आपको दिखाया है, मैंने एक अच्छे ऑर्डर ब्लॉक का भी एग्जांपल आपको दिखाया है। मैंने दोनों एग्जांपल आपको लाइव में दिखा दिया है, जो कि आपको प्रैक्टिकली होता हुआ दिख रहा है मार्केट में। अब इस चीज को कितना बैक टेस्ट आप कर सकते हैं ये आपके ऊपर है। आई होप आपको ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।